हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हम टॉपिक चल रहा था हमारा नाउन, और नाउन हमने जाना था एक नेमिंग वर्ड होता है। इसका पहला टॉपिक हमने कर लिया था और वो क्या किया था, नाउन आइडेंटिफिकेशन। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पहले नाउन का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, और उससे भी पहले अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 2 लेक्चर्स डाले हैं यूट्यूब पर, वो आप लोग देख लेंगे नाउन आइडेंटिफिकेशन के। देन आज का लेक्चर देखना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक था हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है हमारी नाउन के यूजेस, कि नाउन को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नाउन के यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ नंबर 1 लिखेंगे। यूज़ नंबर 1 लिखेंगे, दैट इज़ इकट्ठा ही बता रही हूँ, यूज़ नंबर 1 एंड 2 आपको, कि जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और जो नाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। बहुत डिटेल में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और इससे पहले जो लेक्चर किया है हमने नाउन का, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें करा चुकी हूँ, तो दोबारा से मैं इन पे टाइम नहीं लगाऊंगी। सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल लिख रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि राम इन्वाइटेड सीता, राम इन्वाइटेड सीता, ठीक है, तो हमने इसको आइडेंटिफिकेशन में देखा था कि व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, हु का क्वेश्चन करते हैं एंड होम का क्वेश्चन करते हैं, तो हमें हमेशा ही क्या मिलता है, एक नाउन मिलता है। प्रोनाउन भी मिलता है, प्रोनाउन में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ हु इन्वाइटेड सीता, सीता को किसने इन्वाइट किया, दैट इज राम ने, तो राम हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और अगर मैं बोलूँ राम इन्वाइटेड होम, ठीक है, राम ने किसको इन्वाइट किया, होम से हमने क्वेश्चन किया, तब भी हमें आंसर एक मिल रहा है, दैट इज सीता, तो ये हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था हम हमेशा ही व्हाट और होम का क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हमें आंसर में हमेशा ही एक ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर हम व्हाट और होम से क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें कोई आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारे सेंटेंस का क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मैं डिटेल में आपको, पहले जो मैंने 3 लेक्चर्स डाले हैं, 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के और एक नाउन का, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये चीज़ समझा चुकी हूँ। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, पहले अपने वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो पहले 2 यूजेस में हमने क्या सीखा कि ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद यूज नंबर 3 में लिखेंगे। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ मैं इसकी थोड़ी सी ऊपर। नाउन यूजेस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन हेडिंग क्या है हमारी, नाउन के यूजेस। फर्स्ट 2 टॉपिक्स हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स देख लिए हमने। थर्ड लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मैंने आपको पहले ही 3 लेक्चर्स में सिखा दिया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और नाउन का जो पहला लेक्चर है उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो इनमें मैं ज़्यादा टाइम लगाते हुए नहीं चलूँगी, सिर्फ आप पॉइंट बना के लिखते हुए चलिए, एक एक इनका एग्जाम्पल लिखते हुए चलिए। इनको डिटेल में जानने के लिए पहले के 3 लेक्चर्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही इज द फादर ऑफ राम, ही इज द फादर ऑफ राम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फादर, और मेरे पास क्या आ रहा है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन दिख रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद मुझे क्या दिख रहा है, राम, तो दैट मीन्स कि ये जो राम है ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि हमने बात की थी कि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, और प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। दैट मीन्स कि राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए भी आपका क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए पहले के लेक्चर्स देखेंगे। और हमने देखा था कि जब हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक प्रीपोजिशन और एक उसका ऑब्जेक्ट, तो हम इसको बोल रहे थे, जैसे ही हमारे पास 2 वर्ड्स बन रहे थे तो हमने इसको बोला था प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। और फ्रेज क्या होता है, जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अपनी कोई वर्ब भी नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आगे हमने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन फ्रेज जो है वो 2 तरीके से यूज हो सकता है, हमेशा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो या तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा या ये एडवर्ब का काम कर रहा होगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हमने पहचानना सीखा था कि अगर नाउन या प्रोनाउन को मीनिंग दे रहा होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर वर्ब को मीनिंग दे रहा होगा तो ये एडवर्ब कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं ऑफ राम, किसके लिए यूज हो रहा है, तो फादर, पिता है, किसके पिता है, राम के पिता हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो ऑफ राम आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, फादर के लिए। और फादर जो है वो अपने आप में क्या है, नाउन है। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पे किसका काम कर रही होगी, एडजेक्टिव
फ्रेज का काम कर रही होगी, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में मैंने लेक्चर्स पूरे लेक्चर्स लगाए हैं, वहाँ से आप इनको डिटेल में देखेंगे, बट फिर भी मैंने आपको दोबारा से ये चीज़ बता दी है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे एंड देन बात करेंगे आगे। ठीक है, तो ये था हमारा यूज नंबर 3, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको रब कर रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यूज नंबर 4, दैट इज नाउन इन एपोजिशन। ओपोजिशन नहीं स्टूडेंट्स, ओपोजिशन का मतलब तो होता है कि वो मेरे विरुद्ध है, ऑपोजिट है, ठीक है, अगेंस्ट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वर्ड है आपका एपोजिशन, ना कि ओपोजिशन। ठीक है, तो यूज नंबर 4 लिखेंगे, दैट इज नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन का क्या मतलब होता है? एपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एपोजिशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो नाउन को हम एज एन एक्स्ट्रा को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूं सेंटेंस को राम कैन हेल्प यू, राम कैन हेल्प यू, राम जो है वो आपकी मदद कर सकता है, राम जो है वो आपकी मदद कर सकता है, राम कैन हेल्प यू। तो अगर मैं इस सेंटेंस में आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो हमें सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है? जो राम है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक और सेंटेंस आपके पास लिख रही हूँ और लिख रही हूँ राम द टीचर, राम द टीचर कोमा कैन हेल्प यू, तो याद रखना एपोजिशन हमेशा ही कोमाज में लिखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिना कोमा के आप इसको लिखेंगे। तो दैट मीन्स कोमा का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना होता है। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे पढ़ूंगी? राम द टीचर कैन हेल्प यू। तो अगर मैं आपसे सेंटेंस पूछूं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है या द टीचर है? राम ही है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो क्योंकि सेंटेंस तो हमारा यहीं से बन रहा है, राम कैन हेल्प यू, तो दैट मीन्स हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो जो है वो क्या है? राम ही है। लेकिन ये द टीचर क्या बता रहा है? ये द टीचर एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमने यूज किया है कि जो राम है वो क्या है? टीचर है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, मैंने राम का इंट्रोडक्शन दे दिया है यहाँ पे, है ना, कि राम द टीचर कैन हेल्प यू, तो दैट मीन्स कि अगर जब हमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना हो, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना हो, तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं? नाउन। और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है आपका, इसको क्या कह दिया जाता है? एपोजिशन। तो नाउन इन एपोजिशन, नाउन एपोजिशन में भी यूज हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं आपके पास राम द सर्वेंट ऑफ टीचर्स इज आर रेडी टू डू इट, is are ready to do it, राम द सर्वेंट ऑफ टीचर्स इज आर रेडी टू डू इट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जो है वो कौन है? राम है। तो दैट मीन्स कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो राम ही है। अगर मैं बात करूं तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है कि राम कौन है? राम जो है वो टीचर्स का सर्वेंट है। ये पढ़ के हमें यही तो पता लग रहा है कि राम का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, तो ये क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नाउन है वो इन एपोजिशन यूज हुआ है, इन एपोजिशन यूज हुआ है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि ये जो आगे वर्ब आएगी वो इस इंट्रोडक्शन की वजह से आएगी या सब्जेक्ट की वजह से आएगी? ठीक है, गुड, सब्जेक्ट की वजह से ही आपकी वर्ब आती है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो हमारा सेंटेंस तो यहीं से बन रहे हैं, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, ये तो इसकी इंट्रोडक्शन है, तो सेंटेंस तो हमारा यहीं से बन रहा है, तो यहाँ हम इसको यूज करेंगे, आर को यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम द सर्वेंट ऑफ टीचर्स इज रेडी टू डू इट, इज रेडी टू डू इट। इन सभी चीज़ों को आप जो है वो साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, अदरवाइज फिर आपको रिवाइज करने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद हेडिंग बनाइए यूज नंबर, आई थिंक 5 स्टार्ट हो गया है आपका, यूज नंबर 5 लिखेंगे, यूज नंबर 5। यूज नंबर 5, ओके। यूज नंबर 5 में हमें देखना है जो नाउन है उसका प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव
यूज, नाउन का प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक सब्जेक्ट आ रहा होगा, इसके बाद आपके पास एक लिंकिंग वर्ब होगी, अभी बताऊंगी लिंकिंग वर्ब क्या होती है। उसके बाद आपके पास एक लिंकिंग वर्ब आ रही होगी, और ध्यान रखना हमेशा ही लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने बाद एक एडजेक्टिव लेती है। लिंकिंग के बाद हमेशा ही क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं राम इज रिच, राम इज रिच, राम जो है वो अमीर है, तो मुझे ये बताओ क्या रिच कोई नाउन है क्या? नहीं, रिच तो जो है हम राम की विशेषता बता रहे हैं, ये तो राम की विशेषता है कि वह अमीर है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो रिच है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यही चीज बोली मैंने, लिंकिंग वर्ब हमेशा ही अपने बाद क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब्स आपकी वो वर्ब्स होती हैं जो सिर्फ लिंक करने का काम करती हैं, कोई भी एक्शन आपको नहीं शो करती, कोई भी एक्शन आपको नहीं शो करती, वो सिर्फ लिंक करने का काम करती हैं। और वो अगर सिर्फ लिंक करने का काम करती हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे इज क्या कोई एक्शन दिखा रहा है, किसी चीज को दिखा रहा है? नहीं, सिर्फ आराम और रिच को लिंक करने का काम कर रहा है। इसलिए जो इज है आपकी वो कैसी वर्ब हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। तो जब हम सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग बाद के बाद हमेशा ही लिंकिंग वर्ब क्या लेती है आपकी, एडजेक्टिव लेती है। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर, ठीक है। तो हमने सीखा कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, अब ये एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अब देखना मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ आपको, राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, ठीक है। अब आप कहोगे, मैं कहूँ राम कौन है, राम कौन है, दैट मीन्स कि टीचर है, ठीक है। राम क्या है, टीचर है। तो आप तो कहोगे जैसे ही हमने व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं या होम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें तो आंसर मिल रहा है टीचर। लेकिन मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो दोनों ही पर्सन्स या थिंग्स अलग अलग होती हैं कि नहीं? जैसे कि हम बोल रहे थे राम इनवाइटेड सीता, राम इनवाइटेड सीता, तो मुझे ये बताओ क्या ये दोनों पर्सन एक ही है क्या? अब राम एक अलग पर्सन होगा, सीता एक अलग पर्सन होगी, समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि राम एट एन एप्पल, राम एट एन एप्पल, राम ने एक एप्पल खाया, तो मुझे बताओ क्या राम और एप्पल एक ही चीज है क्या? नहीं, एप्पल एक अलग थिंग है, राम एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो वही चीज आप लॉजिक यहाँ पे लगाओ, बेशक आप व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हो, होम का क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन एक लॉजिक मुझे बताओ कि ये जो राम है और ये जो टीचर है क्या दो अलग अलग पर्सन है क्या? नहीं, हम तो क्या कह रहे हैं, राम इज अ टीचर, दैट मीन्स ये जो टीचर यूज हुआ है वो इस राम के लिए ही यूज हुआ है, ये राम ही तो जो है वो क्या है, आपका टीचर है। तो दैट मीन्स कि ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो टीचर से आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे कि टीचर तो एक नाउन होता है, टीचर तो एक नाउन होता है। अब टीचर अगर नाउन होता है तो मुझे ये बताओ ये नाउन है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम तो कर नहीं रहा, और अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं रहा तो दैट मीन्स कि ये तो राम के लिए यूज हुआ है, और अगर ये राम के लिए यूज हुआ है और आर्टिकल इसके साथ ही आ रहा है तो आर्टिकल को भी हम काउंट करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये सेंटेंस स्टूडेंट्स में किसका काम कर रहा है, आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ये आपके किसका काम कर रहा है तो ये नाउन, लेकिन इसने काम किसका किया, एडजेक्टिव का किया। तो जब नाउन जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करे तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, प्रेडिकेटिव यूज। जब नाउन एक एडजेक्टिव का काम करे तो उसी को क्या कह दिया जाता है, प्रेडिकेटिव यूज। तो लिंकिंग वर्ब के बाद जब आपके पास एडजेक्टिव आता है, और वो एडजेक्टिव कौन है, आपका नाउन, वो एक नाउन जो है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्रेडिकेटिव यूज। दूसरा, हम यहाँ पे एक नाम और दे सकते हैं इस जगह को, और इस जगह को वो दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। तो हमने देखा कि ये भी सब्जेक्ट के बारे में ही विशेषता बता रहा था, और यहाँ पे जो हमने लिखा वो भी सब्जेक्ट के बारे में ही विशेषता बता रहा है। तो मैं बोल दूं कि हम सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, और अगर हम सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं तो इसको और दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो चाहे आपको वर्ड एडजेक्टिव ऑप्शन दिख रहा हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिख रहा हो, अगर वो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो हम उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, और सब्जेक्ट की विशेषता बता ही रहा है तो वो या तो नाउन होगा, नाउन प्रोनाउन होगा, तो नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करता है वो हमेशा एडजेक्टिव ही करता है। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो टीचर है ये क्या है, तो ये नाउन नहीं है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या टिक करके आएंगे कि ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बेशक ये नाउन है लेकिन सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हम एडजेक्टिव ही बता के आएंगे। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो जब नाउन एक एडजेक्टिव का काम कर दे तो उसको क्या कह दिया जाता है, प्रेडिकेटिव यूज कह दिया जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, मतलब इसी में नेक्स्ट यूज हमारा नाउन का नेक्स्ट यूज जो भी नंबर चल रहा है वो लिख लेंगे आप लोग। और स्टूडेंट मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको रिवाइज जरूर करते रहना है, अगर आप साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपको रिवाइज जरूर करते रहना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने अभी बताया, अगर उसके आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है दैट मीन्स हम सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं, और अगर उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है तो दैट मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए इन्फॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो नाउन जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखूं कि राम बोट अ कैट, राम बोट अ कैट, सिंपल सीधा सा सेंटेंस है कि राम ने जो है वो एक कैट खरीदी। तो राम हमें दिख रहा है कि हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बोट हमारे सेंटेंस की क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये हमारे पास क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, और कैट जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन करूं यहाँ पे किसका, व्हाट का, कि राम ने क्या खरीदी, तो राम ने एक बिल्ली खरीदी। तो जब हम व्हाट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है कैट, इसलिए ये हमारे सेंटेंस का क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक एक वर्ड की मैंने आपको क्या बता दी है, पार्ट ऑफ स्पीच बता दी है। अब मैं लिख रही हूँ सेंटेंस आपके पास, अगर मैं लिखूं सेंटेंस आपके पास, राम नेम्ड हिज कैट, राम नेम्ड हिज कैट रानी। राम नेम्ड हिज कैट रानी, राम ने अपनी बिल्ली का नाम क्या रखा, रानी। तो मुझे बताओ, राम तो क्या हो गया आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, नेम्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो राम नेम्ड होम, किसका नाम रखा है, कैट का नाम रखा है, और कैट का नाम रखा है उसने अगर, तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट रहा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट ही रहा, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट ही रहा। तो उसने नाम क्या रखा है कैट का, रानी। तो मुझे ये बताओ, ये जो रानी वर्ड आया है ये राम के लिए आ रहा है या कैट के लिए आ रहा है, किसका नाम है। अब राम का नाम रानी थोड़ी ना है, हम ऐसा तो कुछ कहना ही नहीं चाह रहे यहाँ पे। तो दैट मीन्स ये जो रानी है वो किसके लिए यूज हुआ है, कैट के लिए आ रहा है, कि भाई कैट का नाम रानी रखा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये जो रानी है ये सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और अगर ये ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट मीन्स कि ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है आपके सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो दोबारा देखो कि अगर ये कैट क्या है हमारा, यहाँ पे नाउन है, कैट हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारा नाउन है। तो ये जो रानी है वो इसी का नाम है। अगर मैं बोलूँ माई नेम इज मिलन, ठीक है, तो मिलन क्या हो जाएगा, ये थोड़ी है कि माई नेम एक अलग पर्सन है, मिलन एक अलग पर्सन है। वही चीज यहाँ पे है कि कैट का नाम ही तो है रानी। तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। अगर तो मैं बोल सकती हूँ कि ये अगर ऑब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो दैट मीन्स कि ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आपका किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम
कर सकता है। समझ में आई बात? तो ये नाउन था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। इसलिए ये नाउन जो है आपका एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखेंगे। ये जो भी नंबर चल रहा हो भी देख लेना अपना, ऐसे मत सोचना कि कुछ ऊपर नीचे हो गया है। पांचवा छठा जो भी आपका नंबर चल रहा हो उसको अपने अकॉर्डिंग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज देखेंगे हम नाउन का। नेक्स्ट यूज देखेंगे नाउन का। जो भी नंबर चल रहा है आपका वो लिख लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके लिखिए, दैट इज नाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या फिर टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके आगे एक चीज लिख लेना, दैट इज वर्ब एडवांस टॉपिक। वर्ब एडवांस टॉपिक। वर्ब एडवांस टॉपिक में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ आपको इसके एग्जांपल्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का टेक्निकल नाम होता है जिरंड फॉर्म। टेक्निकल नाम क्या होता है, जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म हम कब बोलते हैं इसको, जब ये क्या किसका काम कर रहा हो, नाउन का काम कर रहा हो, ठीक है। एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोल देते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो ये भी जो है आपका नाउन का काम जो है वो कर सकती है। ये भी आपका नाउन का काम कर सकती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। वॉक जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टू वॉक को हटा दूं, आपको अंडरलाइन करके ये दिया गया है, अगर मैं इस टू वॉक को हटा दूं तो क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, इज गुड फॉर हेल्थ? नहीं, हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में जाना था कि एक सेंटेंस को लिखने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी ही चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास सब्जेक्ट बचता ही नहीं है, और अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट बचता ही नहीं है तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक टू है, ये वॉक हमें दिख रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसने मिलके काम किसका किया, सब्जेक्ट का किया। और सब्जेक्ट के लिए हमने चीज सीखी थी कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो जो इन्फिनेटिव केस होता है वो आपका नाउन का काम भी कर सकता है, ठीक है। तो नाउन की तरह भी ये यूज हो सकता है। इससे ज्यादा एडवांस टॉपिक वर्ब एडवांस जब मैं आपको कराऊंगी तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। एक ही एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वापस से वॉकिंग को हटा दो एक बार सेंटेंस में से, क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट बनेगा, नहीं। दैट मीन्स कि हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, और अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे वॉकिंग लिखा है, तो ये वॉकिंग जो है सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वापस से आइए, तो ये नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, तो ये प्रोनाउन तो होगा नहीं, दैट मीन्स कि ये क्या है, आपका नाउन है। और वॉकिंग जब आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो हम इसको टेक्निकल नाम क्या दे देते हैं, जिरंड नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में हमारे किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अभी सिर्फ ये दो एग्जांपल्स इसके साथ लिख के छोड़ दीजिए, बाकी डिटेल में मैं ये आपको सारी चीजें वर्ब एडवांस टॉपिक जब हम कर रहे होंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, और लास्ट यूज रह गया है हमारा, लिख लेंगे उसको, लास्ट यूज को, और इसके बाद यूजेस जो हैं वो आपके कंप्लीट है कि कहाँ कहाँ पे हम नाउन को जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट यूज नोट डाउन करेंगे। दो यूजेस बच गए हैं आपके, और वो कौन कौन से, जो भी नंबर आपका चल रहा है वो लिख लेंगे। एक यूज तो बच गया है हमारा एपोस्ट्रोफे एस,
एपोस्ट्रोफे एस, किसको बोल रही हूँ मैं, ये जो ऊपर कोमा लगाते हैं हम लोग, एपोस्ट्रोफे एस। और एक बच गया है आपका वोकेटिव यूज, वोकेटिव यूज, ठीक है। ये दो यूजेस बच गए हैं आपके। ये दो यूजेस जब हम नाउन के केसेस कर रहे होंगे, नाउन केसेस टॉपिक कराऊंगी मैं आपको, तब उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताने का कोई फायदा नहीं है। तो इसमें सिर्फ लिख के छोड़ देंगे जो भी आपका यूज नंबर है, उसके आगे एपोस्ट्रोफी एस एंड वोकेटिव यूज नाउन का नाउन केसेस के अंदर करेंगे हम लोग। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो इसके साथ ही आपके जो नाउन के यूजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी का नाउन टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इसके बाद आ जाइए थोड़ा सा वोकैब पोर्शन पे, थोड़ा सा वोकैब पोर्शन देखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू मैन, इडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड टू मैन। एंड नेक्स्ट लिखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, one word substitution related to logy, और logy जो है स्टूडेंट्स वो वापस से आपका एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है related to study, किसी भी चीज का अध्ययन आपका कहलाता है लॉजी। तो जिस भी वर्ड में आपको लॉजी वर्ड दिखे वो क्या होगा, अध्ययन से संबंधित होगा, रिलेटेड टू स्टडी होगा। तो रूट वर्ड कहने का मतलब क्या है कि जिससे हम नए शब्द बना सकते हैं उसे रूट वर्ड कहा जाता है। तो लॉजी से हम बहुत से नए शब्द बना सकते हैं, तो वो हम लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखेंगे, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला वर्ड लिखेंगे herpetology, that is study of amphibians, या फिर स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो आपके धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंगने वाले। तो इन दोनों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट लिखेंगे टॉक्सिकोलॉजी मीन्स, देखो वर्ड क्या आ रहा है इसके अंदर, टॉक्सिक, लॉजी का मतलब अध्ययन और टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला, ठीक है। तो दैट इज स्टडी ऑफ पॉइजन, जहर का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉइजन, जहर का अध्ययन आपका कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट लिखेंगे पैथोलॉजी, इट मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज, एक बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। अब देखो इसमें क्या वर्ड आ रहा है आपके पास, पैथ वर्ड आ रहा है। पैथ वर्ड का मतलब ही क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमें टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, डॉक्टर्स हमें टेस्ट लिख के दे देते हैं, तो हम जाते हैं पैथ लैब्स में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वहां से हमें पता लगता है कि एग्जैक्टली हमें बीमारी क्या है। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ डिजीज। उस पैथ लैब से हम याद रखेंगे कि पैथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ स्लीप, नींद का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्लीप, नींद का अध्ययन। तो हिप्नोलॉजी, देखो हिप्नो वर्ड से आपका एक वर्ड बनता है हिप्नोटाइज, ठीक है। तो जब हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो दैट मीन्स कि वो नींद में चला जाता है, नींद आ जाती है उसको। तो इस हिप्नो वर्ड से ही याद रखेंगे कि ये किसकी स्टडी है, आपकी स्लीप की, नींद की स्टडी है, अध्ययन की, ठीक है। अध्ययन हम किसका करते हैं, इसमें नींद का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे आप, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखें, हेमेटोलॉजी, इट मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। आप स्टडी ऑफ लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको लिख के छोड़ रही हूँ। स्टडी ऑफ ब्लड, खून का अध्ययन। अब देखो इस वर्ड से याद रखना है हेमो से, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन किस में होता है, खून में होता है, ब्लड में होता है। तो हेमो से ही याद रखेंगे। तो हेमेटोलॉजी क्या होगा आपका, स्टडी ऑफ ब्लड होगा, नेक्स्ट लिखिए दैट इज इंपॉर्टेंट वन, लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिक्शनरी,
ये स्टडी ऑफ जरूर लिखते हुए चलना भाई, स्टडी ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी का अध्ययन कहलाता है आपका लेक्सिकोलॉजी। और हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स को उठा के देखेंगे, लेक्सिकन का सिनोनिम, लेक्सिकन का सिनोनिम, ठीक है, या फिर डिक्शनरी का सिनोनिम। तो जो लेक्सिकन होता है वो डिक्शनरी का ही सिनोनिम होता है। सिनोनिम मीन्स समानार्थक शब्द, तो डिक्शनरी का ही सिनोनिम होता है। तो कई बार डिक्शनरी दे के पूछ लिया जाता है डिक्शनरी का सिनोनिम लेक्सिकन, लेक्सिकन दे के पूछ लिया जाता है लेक्सिकन का सिनोनिम डिक्शनरी। और इस लेक्सिकन से ही याद रखेंगे लेक्सिकोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ डिक्शनरी। और जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। उसे क्या कहा जाता है? लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला। तो लिख लीजिए, ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसको। आई थिंक इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ से रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफर क्या होगा, इधर लिख रही हूँ मीनिंग, यहाँ से देखेंगे, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर, उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, तो लॉजी से रिलेटेड आपके वर्ड्स जो हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो अभी ये कंटिन्यू चलेंगे, कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े आज के लिए मैं इतने ही वर्ड्स लिखवा रही हूँ आपको लॉजी से रिलेटेड, इनको आपको रिवाइज करना है और साथ साथ इनको याद भी करते रहना है, क्योंकि ये आपका वोकैब का हिस्सा है। तो मैं अभी फिलहाल आपको वोकैब करा रही हूँ। इसके बाद ये नोट डाउन करने के बाद हेडिंग बनाइए स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर से रब कर देती हूँ, उधर से आप लोग नोट डाउन करते रहिए इतने। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपसे को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है सही या फिर गलत। सही पूछिए तो हमें सही स्पेलिंग बतानी होती है, और अगर आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है तो हम गलत को बता देते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग्स लिखना शुरू करेंगे हम। स्पेलिंग्स जब हमने पहले की थी तब भी मैंने ये बात बोली थी, फिर से बोल रही हूँ कि जो भी वर्ड मैं आपको बोलूँगी पहले वीडियो पॉज करके आप उसको खुद से लिखेंगे, देन आप मैच करेंगे आपने सही लिखी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने डायरेक्ट यहाँ से नोट डाउन कर ली सीधी सीधी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर फिर हमें ये नहीं पता लगेगा कि जब हम इस स्पेलिंग को खुद से लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो जो भी वर्ड मैं आपको बोलूँ वीडियो एक बार पॉज करना, उसको आप लोग लिखना, देन मैच करना आपने सही लिखी है या नहीं। तो 3-4 पता नहीं 5 स्पेलिंग्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उससे आगे ही मैं आपको स्पेलिंग्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो आज की सबसे पहली स्पेलिंग लिखेंगे असैसिनेशन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोबारा सुनेंगे, असैसिनेशन। असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक हत्या। अगर किसी की हत्या हो गई है, किसकी वजह से? राजनीतिक कारणों की वजह से। राजनीतिक कारणों की वजह से अगर किसी की हत्या हुई है तो उसे कहा जाता है असैसिनेशन। तो जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना स्टूडेंट्स, स्पेलिंग में कोई भी गैप नहीं है, सिर्फ आपको ये स्पेलिंग याद रहे इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ, अदरवाइज ये इसी तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हमें इस तरीके से स्पेलिंग लिखी हुई दिखती है तो हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या लिख दिया गया है। ठीक है, और हमें याद नहीं रहती, तो हम इसको तोड़ तोड़ के लिखेंगे स्पेलिंग को। SSE नेशन, दैट इट मीन्स मर्डर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। मर्डर ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस। राजनीतिक कारणों के द्वारा अगर राजनीतिक कारणों के कारण अगर हत्या हुई है तो दैट मीन्स कि असैसिन्ड है वो। तो अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, सोनिया गांधी क्यों कह रही हूँ, महात्मा गांधी हो गई आपके, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, ठीक है, राजीव गांधी हो गए, तो ये सभी असैसिन्ड हैं क्योंकि इनकी जो हत्या हुई वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुई है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए अगर आपको सेंटेंस में भी कहीं ऐसे किसी पॉलिटिकल नेता का नाम दिख रहा है और उसमें मर्डर या किल्ड लिख दिया गया है तो वो डेफिनेटली एक एरर होगा। उस मर्डर या किल्ड को काट के आपको क्या करना पड़ेगा? असैसिन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर पॉलिटिशियन रहे हैं तो मान लो उनकी हत्या जो है वो किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रही हो, इसलिए हम वहाँ पे असैसिन्ड वर्ड कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक पहला वर्ड आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे सिगरेट। सिगरेट, सिगरेट जो पीते हैं सिगरेट। ठीक है, ओके,
आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी, ठीक है। मैच करेंगे सिगारेट, सिगारेट, CIGARETTE, CIGARETTE। तो हम इसको सिगरेट ना पढ़ के क्या पढ़ लेंगे, सिगारेट। प्रोनाउंसिएशन आपको अपनी सही लिखनी है, जो बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और स्पेलिंग कैसे याद रखनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये नहीं सोचना कि मैम तो इसको गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो होता तो ये सिगरेट ही है, लेकिन हम स्पेलिंग को याद करने के लिए इसको क्या पढ़ लेंगे, सिगारेट, ठीक है। क्योंकि जब हम सिगरेट बोलते हैं तो ये जो ए है वो साइलेंट हो जाता है, और यहाँ पे हम गलती करने के चांसेस हो जाते हैं हमारे, तो इसकी गलती हमें नहीं करनी है। पहले तो हमें रिटर्न ही क्लियर करना है ना, तो रिटर्न ही क्लियर करना है, तो हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन हम बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, तो सिगारेट आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे कैसेट, कैसेट, कैसेट। पहले टेप रिकॉर्डर्स होते थे ना, तो उन टेप रिकॉर्डर्स में हम लोग रिकॉर्ड करा के लाते थे कैसेट को, देन उसमें चलाते थे, वही स्पेलिंग आपको लिखनी है। तो मैच करेंगे कैसेट, CASSETTE, CASSETTE, कैसेट, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आप स्पेलिंग को ध्यान से लिखें, इसलिए मैं बोल रही हूँ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, वरना प्रोनाउंसिएशन तो उसकी हीमोग्लोबिन ही होगी, पर स्पेलिंग ध्यान से लिखना, दैट इज HAEMOGLOBIN, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन अभी अभी हमने बात की थी ब्लड से रिलेटेड, कि ब्लड में हमें हेमोग्लोबिन हमारी हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण हमें जो ब्लड का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे हवा की एब्सेंट होती है, हवा बिल्कुल भी नहीं होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, वैक्यूम। तो मुझे बताएंगे कौन सी स्पेलिंग सही है, या फिर आप लोगों ने कौन सी लिखी है, VACCUM या फिर VACWM। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इस स्पेलिंग को लिखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स इस स्पेलिंग को लिखते हैं, लेकिन सही स्पेलिंग कौन सी है स्टूडेंट्स, नीचे वाली VACWM होता है, कभी भी VACCUM नहीं होता है। तो आज से हम करेक्ट स्पेलिंग को याद करेंगे, VACWM, VACCUM स्पेलिंग जो है वो गलत होती है, ठीक है। तो इस स्पेलिंग को हम याद करेंगे, ओके, नोट कीजिए इसको, फिर बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट एंड आज की लास्ट स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग, लालटेन, लालटेन, ठीक है। आपने देखा था ना पुराने ज़माने में, पुरानी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, जब लाइट नहीं होती थी तो लालटेन लेके चलते थे, बारिश में लेके चलते थे, तो दैट इज़ लालटेन। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, LANTERN, LANTERN, लैंटर्न, लैंटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं, लालटेन, ठीक है। तो ये स्पेलिंग भी हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको ध्यान से लिखना। वैक्यूम को भी ध्यान से लिखना, बहुत बार आपके एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साथ साथ आप रिवाइज करते रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जरूर कि कहीं पे कोई इशू अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, तो इतने स्टूडेंट्स इसको रिवाइज जरूर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।